वेलकम टू रकुल टीचर्स। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल इकाई से पहला अध्याय हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहला अध्याय जो हमारा है, पहला चैप्टर जो हमारा है वो संसाधन एवं विकास। संसाधन कौन कौन से होते हैं, उनसे विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हीं चीजों पर आज ये चैप्टर डिपेंड है। तो हम लोग देखते हैं, एक छोटी सी परिभाषा सबसे पहले हम देने का प्रयास करेंगे कि संसाधन कहते किसे हैं। तो संसाधन का मतलब होता है वह सभी तत्व, प्रकृति में पाए जाने वाले वह सभी तत्व जो मानव के लिए उपयोगी हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। जो भी इस विश्व में प्राकृतिक रूप से या किसी भी रूप से जो भी तत्व, जो भी सामग्रियां, चाहे वह मानवकृत हो और चाहे वह प्रकृतिकृत हो, चाहे जिस हिसाब से हो, अगर वो मानव के लिए उपयोगी हैं तो संसाधन कहलाते हैं। एक छोटा सा परिभाषा हमने देने का प्रयास किया है। ये वह सभी तत्व जो मानव के लिए उपयोगी हों, संसाधन कहलाते हैं या संसाधन हैं। संसाधनों का एक वर्गीकरण किया गया है, कितने प्रकार से संसाधन हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, इनके बारे में 4 प्रकार से संसाधन 4 प्रकार से हो सकते हैं। ये संसाधनों के प्रकार हमने लिखे हैं। एक है उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात उसके उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन हो सकते हैं। समाप्यता के आधार पर, अर्थात जो समाप्त हो जाते हों उनके आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, अर्थात मालिकाना हक के आधार पर। और विकास के आधार पर कौन कौन से ये संसाधन हो सकते हैं, इन्हीं को हमको इसमें पढ़ना है। तो हम चारों को अलग अलग से पढ़ते हैं। तो हम लोग आइए पहला पढ़ते हैं। तो पहला उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो उत्पत्ति में भी 2 प्रकार है। नंबर 1 जैव संसाधन, नंबर 2 अजैव संसाधन। जैव संसाधन को वह संसाधन जिसमें जीव हो, जो सजीव हो, जिसमें सजीवता के गुण पाए जाते हों, वो सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। जो सजीव हों, जैसे मनुष्य, प्राणी जाति, वनस्पति जाति, ये सारे संसाधन वो जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। जो दूसरा है वो अजैव संसाधन, जिसमें जीवन ना हो, वह निर्जीव हो। तो निर्जीव में चट्टाने और धातुएं आती हैं। इस प्रकार हम लोग उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधनों को पढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो समाप्यता के आधार पर संसाधन, वो भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 नवीकरणीय योग्य संसाधन। यह ऐसा संसाधन होता है जिसको हम रिन्यूअल एनर्जी, अर्थात हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा इसका प्रयोग कर सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन संपत्ति, वन्य जीव, ये सभी नवीकरणीय योग्य संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। और जो इसका दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जिसमें जीवाश्म ईंधन और खनिज संसाधन आते हैं, खनिज संपदाएं आती हैं। खनिज संपदाओं को हम चक्रीय क्रम में यूज कर सकते हैं, और जो जीवाश्म ईंधन होता है इसको हम चक्रीय क्रम में यूज नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर हम यूज कर लेते हैं तो दोबारा वह यूज नहीं होता है। ये हजारों लाखों साल से पृथ्वी के नीचे दबे हुए रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ये चीजें पैदा होती हैं, जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा वो उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। आइए हम लोग तीसरा संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन, ये 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत, नंबर 2 सामुदायिक, नंबर 3 राष्ट्रीय और नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है जिस पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है, उसका अपना अधिकार होता है। जैसे घर, जमीन, कुआं, जायदाद, जो भी सारी चीजें आती हैं वो व्यक्तिगत में आती हैं। सामुदायिक समूह का, गांव का, कुछ लोगों का, ढेर सारे लोगों का अधिकार होता है, जैसे तालाब है, पार्क है, खेल मैदान है। इसी प्रकार राष्ट्रीय संसाधन, अर्थात पूरे देश का उस पर अधिकार होता है, जैसे सड़कें,
नहरें, रेलवे, एयरपोर्ट, सारी जो भी राष्ट्रीय स्तर के संसाधन होते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। और जो चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अर्थात जिस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है, वो समुद्र है, अंतरिक्ष है। समुद्र में 200 मील के बाहर वो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र आता है। ऐसे अंतरिक्ष में 80 किलोमीटर के ऊपर वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है, उस पर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का अधिकार होता है। इस बार चौथा है हमारा विकास के स्तर पर संसाधन। तो विकास के स्तर पर संसाधन में भी दो प्रकार के होते हैं, एक संभावी या भंडार संसाधन, जिनका हम भंडारण कर सकते हैं। तो इसकी जो एक सामान्य समझ है, अर्थात ऐसे संसाधन, ऐसे मौजूद संसाधन जिन पर या जिनके लिए अभी हमने तकनीक का अभाव, हमारे पास हमने वो तकनीक नहीं खोज पाई है, ऐसे संसाधनों का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हमारे पास अभी उतनी अच्छी तकनीक का विकास नहीं हो पाया है। इसके अंतर्गत जैसे हम लोग देखते हैं पश्चिमी भारत के प्रदेशों में आता है गुजरात, राजस्थान, जिसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, इन सब पर अभी हम लोग और कुछ कर सकते हैं, पर अभी हमारे पास उतनी उन्नत तकनीक नहीं है, तो इसके अंतर्गत ये आती है। और जो विकसित संसाधन है या संचित संसाधन जो दूसरा इसका है, इसमें अभी हमने उन संसाधनों को प्रमाणीकृत कर लिया, उसके बारे में जान लिया है, उसको मैपिंग कर लिया है, पर अभी उसमें हमको तकनीक हमारे पास उस स्तर की नहीं पहुंच पाई है जिससे कि हम उसका सदुपयोग कर सकें और बेहतर ढंग से प्रयोग कर सके, पूरा प्रयोग कर सके। बांधों का जल, नदियों का जल, वन संपदा, इस प्रकार से हम लोग इस संसाधनों का मानव जीवन के बेहतर प्रयोग के लिए, मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। इसमें कुछ हमारी समस्याएं हैं। वो समस्याएं यह है कि लोगों ने या विश्व बिरादरी ने, जिनके पास इन संसाधनों का अधिकार था, जो प्रभावशाली थे, उन्होंने इस संसाधनों का दोहन किया, शोषण किया और इन संसाधनों का दुरुपयोग किया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संसाधनों का विकास, इसका मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, मानव ने इसका कैसे दुरुपयोग किया और इसके समाधान में पूरे विश्व ने क्या किया, इस पर भी विचार कर लेते हैं। वास्तव में जो ये संसाधन होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन, ये मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाते हैं, मानव जीवन को मूल्यवान बनाते हैं, मानव जीवन को सरल और सुगम बनाने का काम करते हैं। और मानव ने इसका खूब उपयोग किया, खूब दोहन किया, और दोहन करने से तमाम समस्याएं पैदा हो गई। इसमें जो संपन्न देश थे, उन्होंने इसका इतना ज्यादा दोहन किया कि वो अमीर से अमीर होते गए, और जो गरीब थे गरीब से गरीब होते गए। और इसके दोहन के परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भू निम्नीकरण, ये सारी समस्याएं पैदा हो गई। इतना ज्यादा जो औद्योगिक देश थे, उन्होंने उद्योगों की स्थापना कर दी कि ग्लोबल वार्मिंग, कहीं न कहीं पूरे विश्व में गर्मी अर्थात वार्मिंग पैदा हो गई, जिससे ग्लेशियर पिघलने लगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा, तमाम समस्याएं जो समुद्री इलाके वाले देश रहे होंगे वो डूबने लगे, तमाम परेशानियां पैदा होने लगी। और ओजोन परत, जो लोगों ने इतना ज्यादा प्रशीतक यंत्रों का प्रयोग किया, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया और ठंडे यंत्रों के प्रयोग से CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियान, इन सब गैसों के प्रयोग से हमारे ओजोन परत को बहुत क्षति हुई। ओजोन परत हमारा कवच है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे हमारी रक्षा करती है। अब इतना ज्यादा प्रशीतक यंत्रों का प्रयोग किया गया, जिसका प्रभाव ये हुआ कि सूर्य से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आकर हम लोगों को नुकसान पहुंचाने लगी। तो ये भी हमारा परिणाम, और तमाम प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण फैल गए, भू निम्नीकरण आज पैदा हो गया। इसके लिए लोगों ने समाधान खोजा, और यह समाधान क्या था? सतत पोषणीय विकास, अर्थात विकास ऐसा किया जाए, विकास के लिए कोई रोकता नहीं है, पर विकास ऐसा किया जाए कि
कि जिससे आने वाले भविष्य अर्थात भविष्य को कोई परेशानी ना हो, आने वाली पीढ़ी के लिए परेशानी ना हो, हम भविष्य को देखते हुए विकास करें कि नुकसान ना होने पाए आने वाले भविष्य के। इसके लिए क्या किया गया, विश्व पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कराया गया। इसमें लगभग 100 देश शामिल हुए और 1992 में ब्राजील के प्रमुख शहर रियो डी जेनेरो में यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय संस्था यूएनओ के माध्यम से कराया गया। यूएनसीईडी अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन ने ये सम्मेलन कराया और इस सम्मेलन का एजेंडा रखा गया कि एजेंडा 2021 अर्थात 21 हमारा कैसा हो, वो कैसा चाहते थे, पर्यावरणीय सुरक्षा अर्थात पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, गरीबी और बीमारियों से पूरे विश्व को ये कहीं न कहीं समाधान दिलाया जाए और प्रशीतक यंत्रों पर प्रभावी रूप से रोक लगे अर्थात फ्रीऑन गैस अर्थात जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इस पर नियंत्रण किया जाए और सॉफ्ट और ग्रीन एनर्जी का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार से हम इन हानियों को, इन चीजों का प्रयोग करके आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संसाधनों का नियोजन क्या है। संसाधनों का नियोजन अर्थात प्लानिंग मानव हित में, मानव कल्याण में संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग ही, विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधनों का नियोजन कहलाता है। भू संसाधन क्या है, अर्थात जिस भूमि पर, जिस लैंड पर हम लोग रहते हैं, हमारा सारा क्रियाकलाप, सारे संस्कार, सारी चीजें संपादित होती हैं, वह भू संसाधन कहलाता है। इसलिए हमें भू संसाधन का अर्थात भूमि का विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। आगे भारत के भू क्षेत्रफल का प्राकृतिक विभाजन, तो इसको 3 पार्टों में, जो पूरा भू प्राकृतिक क्षेत्र है अर्थात क्षेत्रफल है वो 3 पार्टों में बटा हुआ है। अर्थात 47% वो मैदानी इलाका है, 27% पठारी इलाका है और 30% पर्वतीय इलाका है। इस प्रकार भारत का जो भू क्षेत्रफल है ये बटा हुआ है। इसका उपयोग, जो भूमि का उपयोग है वह कृषि कार्य के लिए, आवास कार्य के लिए, खनन अर्थात खनिज को खनने के लिए अर्थात उसका उत्खनन करने के लिए, उद्योगों को स्थापित करने के लिए और चारागाह अर्थात पशुचारण के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ भू उपयोग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। नंबर 1 भौतिक कारक और नंबर 2 आर्थिक और सामाजिक कारक। तो हम उसको पढ़ते हैं। नंबर 1 भौतिक कारक। भौतिक कारक में कौन कहते हैं, भूमि का ढाल। अगर भूमि में ढाल होगी, भूमि में ढलान होगी, वह पर्वतीय इलाका होगा, तो वहां पर कृषि कार्य अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत कठिन सीढ़ीदार खेत के माध्यम से ही कुछ हो सकता है। अगला है मिट्टी का आवरण। अगर मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी का आवरण कम होगा तो पौधों का विकास संभव नहीं होगा, कृषि, वनस्पति, ये सब चीजें वहां पर डेवलप नहीं हो पाएंगी। अगला है शैलों की प्रकृति एवं खनिज। अगर शैलों की प्रकृति जैसी होगी अर्थात उन शैलों में लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल, विभिन्न प्रकार के जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं वो रहेंगे और इन चीजों में खनन कार्य किया जाएगा, तो ये उसकी शैलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। और साथ में भूमिगत जल भी भौतिक कारकों में आते हैं। अगर भूमिगत जल ज्यादा रहेगा तो कृषि और वनस्पति का विकास ज्यादा होगा। रोग को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक कारण। आर्थिक और सामाजिक कारक में ये 4 कारक हैं। आर्थिक कारक, अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो आप भूमि का अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं, भले ही वो थोड़ा सा खराब हो। जैसे जापान की स्थिति हम लोग देखते हैं। जापान एक आर्थिक शक्तिशाली देश है अर्थव्यवस्था के हिसाब से। वो अपने यहाँ सीढ़ी नुमा खेती करके और जमीन का उपयोग करता है, भूमि का उपयोग करता है। सामाजिक व्यवस्था,
सामाजिक व्यवस्था के अनुसार भी हम भूमि का उपयोग करते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के लोग ज़्यादा आखेट पर, फल फूल पर और वनों में ज़्यादा ही अपना समय व्यतीत करते हैं, तो वहाँ वो ऐसे रूप में उपयोग करते हैं। जनसंख्या, अगर आपकी जनसंख्या ज़्यादा है तो भूमि का आपको बहुत सही ढंग से नियोजित तरीके से उपयोग करना पड़ेगा। जैसे शहरों में होता है, शहरों में एक एक इंच जमीन का अति महत्वपूर्ण उपयोग होता है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। और परिवहन के साधनों का विकास, जहाँ पर जितने अधिक परिवहन के साधन विकसित होंगे, रेलवे का विकास होगा, ये सड़कों का विकास होगा, वहाँ पर जमीन का उपयोग उतने बेहतर ढंग से हो सकता है। इसके साथ ही साथ हम लोग अगर भारत में देखें तो भारत में पंजाब और हरियाणा में 80% भूभाग पर कृषि होती है। वहीं इसके उलट मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश अर्थात पूर्वोत्तर राज्यों में केवल 10% हिस्से पर कृषि होती है और बाकी हिस्से पर उसका उपभोग नहीं कर मिलता है। तो यह परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है। साथ ही भूमि निम्नीकरण क्या है, इसके कारण क्या है और इसका उपाय क्या है। निम्नीकरण मतलब होता है क्षरण, क्षय होना, घट जाना, कमी होना, अपर्दन होना, अपर्दित होना, ये भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है। कारण क्या है, परंपरागत उपयोग, हम लोग लगातार उस भूमि का उपयोग करते 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 वो भूमि धीरे 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 वो क्षरित होती चली जाती है। और खनन, ज्यादा खनन कार्य से भी, अति पशुचारण से, ज्यादा पशुचारण से भी, पशुओं को चराने से भी, चारागाह से भी, वनों उन्मूलन अर्थात वनों का उन्मूलन करने से भी जमीन का या भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, वृक्षारोपण, पशुचारण और खनन पर नियंत्रण रखा जाए, जिससे भूमि का निम्नीकरण ना हो सके या कम हो सके। आइए हम लोग देखते हैं कि भारत की मिट्टी का वर्गीकरण वास्तव में 6 प्रकार से या 6 भागों में इसको बांटा गया है। अगर मृदा वन को भी ले लिया जाए तो 7 हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पर्वतीय मिट्टी, इसको हम चूना युक्त, पथरीली, कंकरीली और भूरी कलर की यह होती है। 2 करोड़ हेक्टेयर में यह पाई जाती है। यह चाय और फल के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। और जलोढ़ मिट्टी दूसरा जो है, जलोढ़ मिट्टी है। यह 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह पाई जाती है। उत्तर भारत की समस्त जो मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। यह नदियों द्वारा लाई जाती है। वह गंगा, यमुना, सतलज आदि नदियां हैं जो मिट्टी को बहाकर लाती हैं और एक बड़े लंबे क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इसको हम काप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। 40% मिट्टी ये जलोढ़ मिट्टी के रूप में पाई जाती है। और बांगर वह मिट्टी का हिस्सा है, वह क्षेत्र कहलाता है जहां नदियों का जल नहीं पहुंच पाता, वहां मिट्टी नहीं पहुंच पाती है, अर्थात जल वहां नहीं पहुंच पाता, उसको हम बांगर कहते हैं। और खादर मलय निचला बेल्ट, जहां पर नदियों द्वारा मिट्टी लाकर निक्षेपित की जाती है, उसको हम खादर कहते हैं। यह गेहूं, चावल, गन्ना के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अगला है लाल पीली मिट्टी। यह है, इसका रंग लाल होता है। यह तमिलनाडु में पाई जाती है। इसमें ज्वार, बाजरा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है या इसमें पैदा होता है। आइए हम लोग काली मिट्टी यह वास्तव में महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में पाई जाती है। यह ज्वालामुखी से निकले हुए लावा के ठंडे होने से यह निर्मित मिट्टी है, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी, यह थार के रेगिस्तान में पाई जाती है, जो अनुपजाऊ होती है। फिर भी इसमें अगर पानी की मात्रा दी जाए तो ज्वार और बाजरा की खेती यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद लैटराइट मिट्टी यह लाल और हल्की पीले कलर की होती है। यह कंकरीली होती है, पथरीली होती है और अनुपजाऊ होती है। एक और मिट्टी है वन मृदा, जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों पे पाई जाती है और यह उपजाऊ
होती है। अगर यहाँ पर खेती की जाए तो इसमें अन्न पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार हम भारत के मिट्टी का वर्गीकरण कर सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ की जो मिट्टी संसाधन है वो वास्तव में एक यूनिक है। और पूरे भारत में जो उत्तर भारत की मिट्टी है उसमें सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जो भारत के लिए एक अचीवमेंट है। इस चैप्टर में इस प्रकार हम लोगों ने एक एक बिंदु की बारीकी से उसकी जांच पड़ताल की, उसको पढ़ा। और हमारा अगला वीडियो आपको समय पर मिलता रहे, इसके लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। थैंक यू।